क्या जो सारिका पासवान ने किसी एक जाति विशेष के, अगर मान लीजिए कि वो उस जाति, कोई भी, हर जाति बिहार में है और कोई ना कोई लोग मसीहा मानते हैं, या इस तरह से कहिए कि कोई अगर उनके लिए लड़ता है, जैसे आपने कहा लालू जी एक विचारधारा है, और हर समाज के लोग, नीचे तबके के लोग, दलित और लोग उनको मानते हैं और लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं, ये भी कहीं से इसको काटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से अगर कोई समाज किसी व्यक्ति विशेष को, एक उनके कारनामे को, उनके जो सामाजिक, जो उन्होंने एक बदलाव लाया, उसको अगर मानता है, तो क्या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद क्या इस तरीके का बयानबाजी करना उचित है? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आशुतोष जी और उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों को, कि लालू यादव जी व्यक्ति नहीं, विचारधारा है, और उस विचारधारा को मिटाया नहीं जा सकता। और ये जो है आशुतोष का जो घृणित मानसिकता है, आशुतोष विख्यात नहीं कुख्यात होना चाहता है। देखिए, ये साल है, इलेक्शन का साल है, और राजनीतिक सरगर्मी आए दिन लगातार बढ़ते जा रही है बिहार में। तमाम पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, और इसी कड़ी में एक मुद्दा जो बहुत तुल पकड़ा हुआ है पूरे प्रदेश में, जो राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान ने बरवेश्वर मुखिया के खिलाफ जो भी बयान दिया, उसके बाद जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, दोनों के बीच में दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच में जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ, संगठन जिला अध्यक्ष टेकारी सुभाष यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज पूरा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पुतला भी फूका गया है। तमाम जगहों पे बिहार में, पटना में भी फूका गया, गया में भी फूका गया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो जो यह मुद्दा काफी तेजी से तुल पकड़ रहा है, इसको लेकर कहाँ आपको लगता है कि यह होना चाहिए? क्योंकि लोग बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, लेकिन इसके बाद से आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका पुतला जो दहन किया गया, कितना सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको, क्योंकि कई तरह की धाराएं, समाज का कई आयाम है, और जितने आयाम है उतने तरह की विचारधाराएं हैं, और समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिंदाबाद और मुर्दाबाद, ये दो बड़े कॉमन से शब्द हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर होते रहा। अगर जिस किसी के समर्थन में हम हैं तो जिंदाबाद, और अगर कोई विरोध में किसी का है तो मुर्दाबाद। अगर जनता की कसौटी पर, या किसी विचारधारा की कसौटी पर, या विपरीत विचारधारा वाले लोग कोई होते हैं, तो आमतौर पर देखा गया है कि उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। सारिका पासवान जी जो हमारी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बातचीत के क्रम में किसी पत्रकार बंधु के साथ बातचीत वो कर रही थी, तो सामाजिक न्याय की विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल की वो प्रवक्ता है, कुछ एक सवाल पूछे गए होंगे, उस सवाल पर उन्होंने मुर्दाबाद किन्हीं के बारे में, या जो विचारधारा रहा उसके बारे में मुर्दाबाद में कहा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बात के बाद जिस प्रकार से आशुतोष जी, जो खुद को स्वयंभू अध्यक्ष कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के, जी, भले उन्होंने मंच बनाया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि भूमिहार और ब्राह्मण समाज जो है प्रबुद्ध समाज, और उस प्रबुद्ध समाज का अगुवाई करने वाला कोई व्यक्ति आशुतोष जैसा हो, ये हजम नहीं होता। अब पता नहीं आशुतोष जी को लोग कैसे इतना महत्व दे रहे हैं, ये गले से बात नहीं उतरती। और अगर महत्व दे रहे हैं तो ये भी प्रमाणित हो जाता है कि सिर्फ कहने मात्र को जो भूमिहार और ब्राह्मण वर्ग जो है वो प्रबुद्ध है, जो समाज को दिशा दिखाने वाला जाति है, और वो एक इस तरह के अशोभनीय, असंसदीय, अमर्यादित बात करने वाले को अपना नेता मान रहा हो या उसको महत्व दे रहा हो, तो ये उचित नहीं है, और मेरे नजरिए से ये ठीक बात नहीं है। आशुतोष जी जिस प्रकार से सारी बातों को बोल रहे हैं, अमर्यादित बात, अशोभनीय बात जो उन्होंने कहा,
ये कहीं से माफी योग्य नहीं है। दूसरी बात कि उस बात को तूल देते हुए आज उन्होंने राजद का, सोशल मीडिया में हमने देखा कि राजद का पुतला दहन। अब भैया राजद कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, राजद पार्टी है और राजद की एक विचारधारा है। कुछ एक जगहों से बात आई सामने कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के जो ध्वजवाहक प्रणेता रहे, उनका पुतला दहन किया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आशुतोष जी और उनके मानने वाले उनके अनुयायियों को कि लालू यादव जी व्यक्ति नहीं, विचारधारा है और उस विचारधारा को मिटाया नहीं जा सकता। और ये जो है आशुतोष का जो घृणित मानसिकता है, आशुतोष विख्यात नहीं कुख्यात होना चाहता है। आशुतोष इस तरह के कारनामे करके खुद को मीडिया में बनाए रखना चाहता है, मेरा मानना यही है। और इसलिए जो है इस प्रकार की आज हम देख रहे थे पटना में जो पुतला दहन किया गया जी, तो जो लोग थे वहां पर, हमें तो नहीं लगा कि समाज का उतना ज्यादा समर्थन भी है। तो आशुतोष जी बस इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमको किसी न किसी तरह से ख्याति मिले। विख्यात होने में वक्त लगता है, कुख्यात होने में वक्त लगता नहीं। और इस बात को, इस सूत्र को लगता है कि वो समझते हैं और इसलिए वो इस तरह के। चलिए, ये बात तो आपका कहीं ना कहीं एक जगह पे इसको रखते हैं। आपने जो कहा, अपने एक मुखरता से आपने जवाब दिया, अपना एक पक्ष रखा आशुतोष कुमार जी को लेकर। लेकिन क्या जो सारिका पासवान ने किसी एक जाति विशेष के, अगर मान लीजिए कि वो उस जाति, कोई भी, हर जाति बिहार में और कोई ना कोई लोग मसीहा मानते हैं, इस तरह से कहिए कि कोई अगर उनके लिए लड़ता है, जैसे आपने कहा लालू जी एक विचारधारा है और हर समाज के लोग, नीचे तबके के लोग, दलित और लोग उनको मानते हैं और लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं, ये भी कहीं से इसको काटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से अगर कोई समाज किसी व्यक्ति विशेष को, एक उनके कारनामे को, उनके जो सामाजिक, जो उन्होंने एक बदलाव लाया, उसको अगर मानता है, तो क्या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद क्या इस तरीके का बयानबाजी करना उचित है? आपने जो सवाल किया, मैंने शुरू में ही कहा कि लोकतंत्र में जिंदाबाद और मुर्दाबाद। जी जी, हम मंच पर खड़े भी रहेंगे, हो सकता है कि हमसे अगर कुछ लोग नारुष्ट हैं तो मेरे सामने ही मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा दिए जाए और उसको सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। जी, आप तुलना जो कर रहे हैं, परमेश्वर मुखिया को अपने आदर्श मानने वाले लोगों से मेरा एक बड़ा सवाल है। परमेश्वर मुखिया जिस संगठन को चलाते थे वो संगठन प्रतिबंधित संगठन था और उनकी तुलना जो है वो लालू प्रसाद यादव जी से कतई नहीं की जा सकती। देखिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी से कतई नहीं की जा सकते। जिस संगठन के वो सुप्रीमो थे, कमांडर थे, वो प्रतिबंधित संगठन था। उस संगठन के नाम कई ऐसे नरसंहार दर्ज हैं जिसको अंजाम दिया गया था। रणवीर सेना प्रतिबंधित संगठन, और ऐसी ऐसी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसका मतलब याद करते जिसको रूह कांपता है, रोंगटे खड़े होते हैं। और अगर उन परमेश्वर मुखिया को, प्रतिबंधित संगठन के जो मुखिया रहे, उनको अगर कोई अपना आदर्श मानता है तो मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। आधार क्या है भारतवर्ष में? हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या? देश की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान से चलती है और भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात का प्रावधान किया हुआ है कि इस समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, भारतवर्ष के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जिस किसी भी जाति अथवा धर्म का है, उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उसको किसी भी स्तर पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, काले गोरे के आधार पर, किसी भी आधार पर गैर बराबरी उसके साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आप भी बड़ी किसी समाज के हिस्से हैं तो आप भी इस चीज को महसूस करते होंगे। अभी भी
अभी भी सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को धरातल पर उतारना बाकी रहा है और उसी को उतारने की दिशा में राष्ट्रीय जनता दल लगातार काम कर रहा है। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं कि किसी के हक और अधिकार को छीन करके किसी गैर को दे देना, नहीं। जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बराबरी की बात करते थे। तो ये बराबरी दिलाने की बात, ठीक है, क्षमता अलग अलग हो सकता है। हम तो कहते हैं कि एक माँ के कोख से जन्म लेने वाला अगर 2-4 सहोदर भाई बहन भी है तो उसकी भी क्षमता एक जैसी नहीं है। एक माता पिता के संतान का भी क्षमता एक जैसा नहीं। तो ये तो समाज है, समाज में कई जाति कई धर्म के लोग रहते हैं, तो सबकी अलग अलग क्षमता। तो जिसकी जैसी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप उसको अवसर मिलना चाहिए। काम चाहे वो जो कुछ भी करे, खेत खलिहान में काम करे, सड़क पर काम करे, रिक्शा ठेला चलाए, मजदूरी करे, दुकान खोले, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ हो या डिप्लोमेटिक पर्सन हो, सम्मान के साथ जीने का अधिकार इस समाज में सबको है। और यही लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय का संघर्ष है। तो इसको तुलना कर देना परमेश्वर मुखिया जी के संगठन के साथ, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज बोल रहे थे आशुतोष जी का बात हम सुन रहे थे कि उनको रिहा किया गया। न्यायिक व्यवस्था में भी कई तरह के पेच है, ये बोलने में भी हमको कोई संकोच नहीं है। और आशुतोष जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि बताइए इस समाज के लोगों को, सभी लोगों को, कि कितने मामले में बरी किए गए थे और कितने मामले दर्ज थे। 22 मामले दर्ज थे, लगभग 450 हत्या का मामला दर्ज था, 22 मामले दर्ज थे। कितने मामले में बरी किए गए थे और कितने मामले में वो जमानत पर थे। मामला सब जुडिस था। 1 जून 2012 को उनकी हत्या कर दी गई। कई मामलों में वो जमानत पर बाहर थे। जमानत पर बाहर होने का मतलब ये नहीं कि आप पर लगा हुआ आरोप और पूरी दुनिया जानती है, स्वयं वो जिम्मेवारी लेते थे। जब हत्याकांड इस तरह का नरसंहार हुआ तो जिम्मेवारी लेने का उन्होंने काम किया, उनके संगठन ने, जिसके वो स्वयंभू कमांडर थे। तो इसको कैसे खारिज किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति कानून हाथ में लेने वाला हो, जिसका संगठन कानून हाथ में लेकर के इतना तरह का जघन्य अपराध किया हो और उसको अगर कोई आदर्श मानता है तो वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। भूमिहार समाज के जो पुराने लोग हैं वो आज कहते हैं कि उस समय का वो ये मांग था रणवीर सेना, ना कि जबरदस्ती कोई गठन किया गया सेना था। कि उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बिल्कुल फेल हो चुका था। फेल करने वाले कौन थे? लॉ एंड ऑर्डर फेल कैसे होता है? रणवीर सेना जैसे प्रतिबंधित संगठन जब कानून हाथ में लेकर के, अरे भैया आप कहते हैं कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका था। 2012 में किसकी सरकार थी जब उनकी हत्या की गई थी? किसकी सरकार थी 2012 में? क्या हुआ था? आरा से लेकर के पटना तक क्या तांडव मचाया गया? तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? तब तो सुशासन की सरकार थी। तो मैं तो कह रहा हूं बार बार कि परमेश्वर मुखिया के मानने वाले लोग जो उनको अपना आदर्श मानते हैं वो विध्वंस में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो डिस्ट्रक्टिव कंसेप्ट के लोग हैं, वो कंस्ट्रक्टिव कंसेप्ट के लोग नहीं हो सकते हैं। आप सारिका पासवान पर आशुतोष जी सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया उनके हत्या का, जब की गई परमेश्वर मुखिया की, तो सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया। किनका नाम है उसमें? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं दो हाथ जाकर के कर लेते? आशुतोष जी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संयोजक संस्थापक अध्यक्ष बने हुए हैं, तो जाके दो हाथ कर तो लीजिए। जो चार्जशीट दायर किया गया है उनके खिलाफ जरा दो हाथ कीजिए। मैदान खुला हुआ आशुतोष जी। तो ये इनकी घृणित मानसिकता है, ये इनकी नीच मानसिकता है कि सारिका पासवान जैसी कमजोर वर्ग की और महिला, उसके ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, उनके प्रति इस तरह का अमर्यादित, अशोभनीय और असंसदीय बात बोलना। कर लीजिए दो हाथ। तो एक तरफ कुछ समय पहले तेजस्वी यादव आशुतोष कुमार के मंच पे जाते हैं और वहां पे एक नारा देते हैं दही चूड़ा साथ में, और एक तरफ सारिका पासवान उसी समाज के किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करती है। तो एक तरफ जो सुप्रीमो हैं आप लोगों के, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो एक नारा देते हैं, और दूसरी तरफ जो सारिका पासवान हो इस तरीके। तो कैसे आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रदेश नहीं माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता हैं जी, और प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल। आशुतोष जी देखिए, आपके अंदर क्या सोच चल रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता। पार्टी
किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होती है। और हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल जो है, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के युवा जोश के साथ सामाजिक न्याय के लिए हमेशा खड़ा है। अब मैंने पहले अभी कहा कि सामाजिक न्याय का मतलब कि सभी जाति वर्ग के लोगों को उसका समुचित हक, अधिकार और मान सम्मान दिलाना, इसके लिए लड़ाई लड़ना। क्योंकि जन्म लेना किसी के वश में नहीं। आपका जन्म कहाँ, किस घर में, किस जाति में हो गया, किस जगह पर हो गया, ये आपके वश में नहीं था। और मेरा जन्म जिस घर में, जिस जाति में हुआ, ये मेरे वश में नहीं था। चीजों को समझना पड़ेगा। भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरो करके और आपसी सामंजस्य, समन्वय बना करके, और जिसकी जैसी क्षमता है उसके क्षमता के अनुरूप सबको अवसर दे करके तब विकास के रास्ते पर हम अपने देश अथवा राज्य को लेके जा सकते हैं। इस मानसिकता के साथ नहीं कि वो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, वो महिला है या वो गोरा है या काला है। अगर इस पर हम विभेद करेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती के साथ स्थापित नहीं हो सकते। तो इस धारा के साथ हम बात करते हैं। तो आशुतोष जी को परखने में हमारे नेता ने शायद भूल कर दी होगी, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की बात बोल रहे हैं आशुतोष जी, एक व्यक्ति अगर बीड़ा उठाता है समाज के प्रति खुद को समर्पित करने का, समाज को एक नई दिशा देने का, संगठन के लिए काम करने का, तो उसकी बातें जो है इस तरह की अशोभनीय और असंसदीय नहीं हो सकती है। तो ये समझने में शायद भूल हुआ हो। लेकिन रंगा सियार जो होता है ना, कब तक रंगा सियार का कहानी पढ़े होंगे। एक नाद में, रंग वाले नाद में वो गिर गया था सियार, और वो अलग रंग धारण कर लिया। जब जंगल में गया तो जंगल में जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि पता नहीं क्या है, और उसी गलतफहमी का फायदा उठा करके वो कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन एक कहावत है कि कब तक छुपे रहोगे पत्ते की आड़ में, एक दिन आना पड़ेगा बीच बाजार में। तो जिसका जैसा आचरण है, जैसा व्यवहार है, आप भूमिहार समाज की बात हो रही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भी इसी भूमिहार समाज में हुए, वो भी किसानों के लिए लड़े थे। वो पूजनीय है, सारे लोग उनको पूजते हैं, हम लोग सारे लोग पूछते हैं स्वामी सहजानंद। तो हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनको आत्मसात करके, उनको आदर्श मान करके चलने वाले लोग हैं, न कि परमेश्वर मुखिया को आदर्श मान करके और हम चलें। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या राजनीति जब आता है, जब कोई भी चुनाव आता है, तो इस तरीके का बयानबाजी मुद्दों से हटकर, जैसे अभी एक मुद्दा जो तेजस्वी यादव माई बहन योजना का जो एक मुद्दा है कि 2500 रुपये या 2000 रुपये जो भी है, वो युवाओं को, अभी कुछ दिन पहले छात्र युवा संसद हुआ, एक तरफ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई प्रवक्ता जो भी हैं आपके पार्टी के, क्या इस तरीके की बयानबाजी जरूरी है जब इलेक्शन आता है? देखिए, आप ने जो बात कही, राजनीति का 2 एजेंडा होता है, और ये मैं नहीं कह रहा। राजनीति का 2 एजेंडा होता है। राजनीति 2 चीजों के लिए किया जाता है, इज्जत और रोटी। इज्जत के लिए और रोटी के लिए। तो सवाल सम्मान का भी है। राजनीति सम्मान के साथ भी होना चाहिए और राजनीति रोटी के लिए भी होना चाहिए। अभी दोनों बात हम लोग आपस में जब चर्चा करें तो दोनों विषय पर बात हुई है ना, क्योंकि किसी भी स्तर पर गैर बराबरी नहीं हो, सम्मान के साथ जीने का अधिकार सबको है। राजनीति इसलिए भी होता है, तो चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, फिर मैं दोहरा रहा हूं, या गोरे काले के आधार पर, यानी किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर को आधार मान करके आप उसके साथ गैर बराबरी नहीं कर सकते। अगर गैर बराबरी है तो इसके लिए राजनीति होगी और राजनीतिक लड़ाई होगी। और उसके बाद फिर आता है मामला रोटी का। तो लालू प्रसाद यादव जी का जो दौर था वो इज्जत की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, स्वर देने की लड़ाई, और अब जो लड़ाई चल रही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, ये रोटी की लड़ाई है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई जो है, ये लड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। और किसी के भी, चाहे वो जिस किसी जाति अथवा वर्ग का हो, अगर भूमिहार समाज के मान सम्मान पर भी ठेस आएगा तो राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ भी खड़ा रहने का काम करेगा, उसके लिए भी लड़ने का काम करेगा। आंच किसी पर नहीं आना चाहिए। इस समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार सबको है, सम्मान सबका बराबर है, और यही हमारे पार्टी, हमारे नेता का संघर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अभी आप देख रहे थे कितनी मुखरता से जवाब दिया, और जब ऐसे नेता ऐसे दहाड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं और ऐसे समझाते हैं, तब आप लोग से एक विनती भी करना चाहेंगे कि इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा मैसेज समाज में जरूरी है। धन्यवाद।